हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन देखा था ग्राफ से, और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल लिया था कि आप अपने से उसको ट्राई करके देखना, और कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया था। तो आई होप कि आपको ग्राफ से और फैक्टराइजेशन से दोनों से साइन स्कीम समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, किधर वो पॉजिटिव होता है, किधर नेगेटिव, फिर किधर पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल सी कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स मतलब क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, अगर उनके रूट कॉमन हो, कभी एक रूट कॉमन हो सकता है, कभी दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है। तो लेट मी स्टार्ट। लेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 be two quadratic equations whose one root is common. Be two quadratic equations whose one root is common. तो सपोज ये जो है अल्फा बीटा और ये जो है अल्फा गामा, तो ये अल्फा जो है ये कॉमन रूट है। तो हमने क्या बोला, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 के दो रूट हैं अल्फा बीटा, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 के दो रूट है अल्फा गामा। तो अल्फा एक कॉमन रूट है। अब उसके लिए हम कंडीशन निकालेंगे कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन अगर एक रूट कॉमन हो दोनों क्वाड्रेटिक में। तो सबसे पहले देखो, रूट का जो बेस्ट यूज होता है ना, कभी भी हम रूट का ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, लेकिन रूट का जो बेस्ट यूज होता है इक्वेशन के लिए वो ये होता है कि अगर अल्फा इसका रूट है ना तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसका रूट है ना तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, उसी तरीके से अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और गामा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अल्फा इसका भी रूट है और इस इक्वेशन का भी रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा लिखो, सिंस अल्फा इज root of both the equations, since alpha is root of both the equations, hence a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0 and a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0। तो ये दो इक्वेशन हो गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अभी दोनों इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, हमने पुट कर लिया। अब क्या होता है ना कि इसमें कंडीशन निकालने के लिए एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज होता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कंडीशन निकाल सकते हैं। तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम ऐसा लिखते हैं, देखो, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई। तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जब लिखेंगे ना तो ये देखो, ये b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा और b2 c1 से। तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 है ना, b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा और b2 c1 से, b1 c2 माइनस b2 c1, ये अल्फा स्क्वायर के नीचे आएगा। मतलब जब हम अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखेंगे ना, ये डिवीजन का साइन है। ये किसका साइन है? ये डिवीजन का साइन है। तो हमें ये वाला भूल जाना है, ये कॉलम भूल जाना है। ये एक टेक्निक है। ये क्या टेक्निक है कि जब हम ऐसा इस टाइप से अल्फा स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट लिखते हैं ना, तो हम सेपरेट कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा और कांस्टेंट को। किस तरीके से? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अभी a1 a2 ये वाला कॉलम को छोड़ दो, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई, अभी a1 c2 माइनस a2 c1।
Now 1 divided by a1 b2 minus a2 b1. a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, फिर से देख लो, जब अल्फा स्क्वायर लिखेंगे तो ये वाला कॉलम हटा दो, b1 c2 माइनस b2 c1, फिर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1. तो ये जो तीनों है ये इक्वल है, तो इससे अल्फा दो तरीके से निकलेगा. जब फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2, ये ऊपर जाएगा. ऐसा लिख सकते हो माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो अल्फा डिवाइडेड बाई a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. सो अल्फा इज इक्वल टू a2 c1 a1 c2 a1 b2 a2 b1. ये आ जाएगा अल्फा. अभी फर्स्ट और सेकंड से देखो फिर अल्फा आएगा. जैसे मैंने माइनस अल्फा अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस करा ना, तो अल्फा आ गया. अभी मैं फर्स्ट और सेकंड से करूंगा ना, ये अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, फिर से अल्फा निकलेगा. तो ऐसा देखो, ऑल्सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1. तो एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको मैं उल्टा कर लूँ और एक अल्फा कैंसिल कर लूँ, तो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a2 c1 माइनस a1 c2. तो ये अल्फा और फिर ये अल्फा, दोनों अल्फा ही है. तो कंडीशन अगर मुझे निकालना हो कि व्हाट शुड बी द कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन रूट टू बी कॉमन टू दीज टू इक्वेशंस, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को अल्फा पुट करूंगा, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा अल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए एक नया टेक्निक है. आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ऐसा लिखना है. इससे ये सेपरेट हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1. तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जब अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखोगे तो ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, b1 c2 माइनस b2 c1. माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई लिखोगे तो बीच वाला कॉलम छोड़ दोगे, a1 c2 माइनस a2 c1. लेफ्ट टॉप राइट बॉटम a1 c2 माइनस लेफ्ट बॉटम राइट टॉप a2 c1. फिर 1 अपॉन, तो ये कॉलम छोड़ दोगे, a1 b2 माइनस a2 b1. अब देखो सेकंड और थर्ड से अल्फा निकलेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड से भी अल्फा निकलेगा. तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा कॉमन रूट का, ये दोनों इक्वल है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो. हेंस इसको 2 कर लो, इसको 1. तो हेंस फ्रॉम 1 and 2 hence from 1 and 2 we can write b1 c2 minus b2 c1 divided by a2 c1 minus a1 c2 is equal to a2 c1 minus a1 c2 divided by a1 b2 minus a2 b1. और a2 c1 minus a1 c2 whole square is equal to b1 c2 minus b2 c1, b1 c2 minus b2 c1 into a1 b2 minus a2 b1, a1 b2 minus a2 b1. है ना, तो ये फाइनल कंडीशन आ जाएगा.
तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई कराया हमने क्योंकि दोनों का अल्फा कॉमन रूट है, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या था, जब अल्फा स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई, तो ये वाला कॉलम हटा देंगे, b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस b2 c1। इसका प्रूफ भी आप डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट करके एक चैप्टर है, क्लास 12th में पढ़ाई होगी उसकी। कभी कभी हम लोग बेसिक्स में पढ़ा देते हैं, तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं डिटर्मिनेंट का भी आपको बताऊंगा, जो लॉजिक है, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1, बीच वाला छोड़ दिया, एंड 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अभी सेकेंड और थर्ड से हमने अल्फा निकाला, फर्स्ट और सेकेंड से अल्फा निकाला, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो गया, हेंस फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, ऐसा लिखना, फॉर वन कॉमन रूट, फॉर वन कॉमन रूट दिस इक्वल टू दिस। तो ये कंडीशन हुआ। अब क्या है ना कि एक्चुअली ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इतने दूर तक जरूरत पड़ेगी नहीं, जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लाइन लिखेंगे ना, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा जो भी रिक्वायर्ड होगा। ये भी याद रखना, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा दोनों इक्वेशन लिखा और ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखकर इसको लिखा। अच्छा, ये एक तरीका हुआ कॉमन रूट को समझने का और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करा। एक दूसरा भी तरीका है कॉमन रूट निकालने का, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेथड 2, now to find single common root alpha by alternate method now a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0 and a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0। यहाँ पे दो इक्वेशन लिखो, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। इसके कॉमन रूट से अल्फा बीटा, इसके कॉमन रूट से अल्फा गामा। तो कॉमन रूट है तो इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा, इसको भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 हम डायरेक्ट निकालेंगे कॉमन रूट है ऑल्टरनेट मेथड से। अभी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था वो एक तरीका हुआ, अब ये सेकंड तरीका। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय a1, दैट इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस b1 बाय a1 अल्फा प्लस c1 बाय a1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय a2, b2 बाई a2 अल्फा प्लस c2 बाई a2 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। नाउ अभी हम 3 माइनस 4 करेंगे ना, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ 3 माइनस 4, तो b1 बाई a1 अल्फा माइनस b2 बाई a2 अल्फा प्लस c1 बाई a1 माइनस c2 बाई a2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज b1 बाई a1 माइनस b2 बाई a2 अल्फा इज इक्वल टू c2 बाई a2 माइनस c1 बाई a1।
दैट इम्प्लाइज B1A2 माइनस B2A1 A1A2 अल्फा इज इक्वल टू C2A1 माइनस C1A2 A1A2, ये दोनों कैंसिल हो गए. दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय B1A2 माइनस B2A1. C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय B1A2 माइनस B2A1. तो ये जो है ना, फर्स्ट वाले को हमने डिवाइड करा A1 से, सेकंड वाले को डिवाइड करा A2 से, और अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो गया. तो अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें केवल अल्फा मिलेगा. और अल्फा अगर डिग्री 1 है तो ऑब्वियसली अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं ना. फिर यहाँ पे पावर 2 को हटाना जरूरी था, तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाले को A1 से डिवाइड करा, सेकंड वाले इक्वेशन को A2 से डिवाइड करा. एंड वी नो कि ये A1 नॉट इक्वल टू 0 है और A2 नॉट इक्वल टू 0 है. ये हमें पता है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, तो हम डिवाइड कर सकते हैं. अगर ये 0 हो सकता था तो फिर डिवाइड नहीं कर पाते. तो डिवाइड करो और अल्फा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने से हट गया. 3 माइनस 4 का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3. ये क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3. सो B1 बाई A1, मैंने 3 माइनस 4 करा, हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3. तो B1 बाई A1 अल्फा माइनस B2 बाई A2 अल्फा इज इक्वल टू C1 बाई A1 माइनस C2 बाई A2, तो उससे अल्फा निकाल लिया. तो ये एक्चुअल प्रैक्टिस में ज़्यादा सिंपल होता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको सेम करना होता है, ताकि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल हो जाए. तो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो उस एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा. मैं 2 इक्वेशन देता हूँ जिसका 1 रूट कॉमन है, तो उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना. हम ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन रूट इन बिटवीन इक्वेशंस टू एक्स स्क्वायर माइनस सपोज 10x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो प्लस 8 करने से तो 2 आपका कॉमन ही आ जाएगा, तो इसको ऐसा करते हैं 21, या फिर 6 इंटू 4 24. ठीक है, अभी ऐसा भी कर सकते हैं. 16 है तो 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ही लिखो. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड सपोज 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो अभी मुझे इनका कॉमन रूट निकालना है. तो ऐसा है कि मैं इसका रूट निकाल लूँ दोनों, इसका भी रूट निकाल लूँ दोनों, उस तरीके से भी निकल जाएगा. देख लेंगे कौन वाला कॉमन रूट है. लेकिन अभी हमने जो टेक्निक सीखा उसमें क्या देखा था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ऐसा लिखेंगे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट. ऐसा लिखा, हेंस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0.
और इसका लिखा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड बाई 3 ताकि अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 11/3 अल्फा प्लस 10/3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो 1 - 2 करो तो रूट आ जाएगा, कॉमन वाला रूट। नाउ 1 - 2 is alpha square minus alpha square minus 4 alpha plus 11 alpha by 3 तो 11 alpha by 3 minus 4 alpha 10/3 minus 4 तो minus alpha by 3 minus 2/3 that implies alpha is equal to 2। अल्फा इक्वल टू 2 है ना। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाई 3, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 11/3 अल्फा प्लस 10/3 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन क्यों करा ऐसा? अल्फा स्क्वायर मैच कराने के लिए। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 अल्फा प्लस 11 अल्फा बाई 3 प्लस 4 माइनस 10/3, तो वो उधर से अल्फा इक्वल टू 2 आएगा। तो यही आंसर है। वैसे अगर हम इसका रूट निकाल ले दोनों और इसके भी रूट निकाल ले दोनों तो दिख जाएगा हमें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है ना, अभी तो रूट को लेकर चेक करना है कि कौन सा कॉमन रूट है। बहुत सारे क्वेश्चन में अननोन फॉर्म में होता है ये, जैसे कोएफिशिएंट्स कुछ ए के फॉर्म में दे दिया और हमें ए इवैल्यूएट करना है। रूल ये है कि कॉमन रूट निकालना है। ऑल्टरनेट मेथड सबसे सिंपल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप दोनों का अल्फा स्क्वायर, जब अल्फा पुट कर ले रहे हैं कॉमन रूट, तो दोनों का अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करते समय अल्फा स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा ही बचेगा ना। फिर अल्फा से आप निकाल लो कॉमन रूट, वही अल्फा कॉमन रूट है आपका। क्लियर है? तो ये हो गया कॉमन रूट, वन कॉमन रूट का। अभी कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन वैसे भी आते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों रूट कॉमन है उनके, बोथ रूट्स कॉमन है, तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन होगा, तो लिखो to find the condition such that quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 will have both roots common, will have both roots common, will have both roots common। तो अगर इसके भी अल्फा और बीटा रूट्स कॉमन हो, इसके भी अल्फा बीटा दोनों रूट कॉमन हो, तो ये जैसे अल्फा बीटा और इसके भी दोनों रूट कॉमन हो, अल्फा और बीटा, तो क्या कंडीशन आएगी? तो ऐसा आपको लगेगा कि ये दोनों तो सेम ही हो गए, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कोई इक्वेशन है, तो इसके रूट्स हो गए 2 and 3, सपोज अल्फा 2 है और बीटा 3 है। अभी मैंने सेम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इसके रूट्स होंगे ना फिर से 2 and 3, अल्फा 2 बीटा 3, क्योंकि वही इक्वेशन है, लेकिन कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए। मैंने तो 2 से जस्ट मल्टीप्लाई करा। तो अभी क्या है ना, 1/2 -5 by -10, इन दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, इन दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, एंड 6/12, तो ये सभी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 है ना। तो ये 1/2 1/2 1/2 सेम होगा। तो कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, तो टू फाइंड द कंडीशन सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव बोथ रूट्स कॉमन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करा होता ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो, एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो सेम आता। देख लो, सपोज मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो सेम इक्वेशन रहेगा ना।
तो उस समय भी 1 डिवाइडेड बाई 3, -5 डिवाइडेड बाई -15, 6 डिवाइडेड बाई 18, सभी 1/3 1/3 1/3 आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दोनों रूट कॉमन, हेंस रिक्वायर्ड कंडीशन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। Hence required condition is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। है ना, दोनों का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो, दोनों का एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो और फिर कांस्टेंट का रेशियो सेम होगा। अगर ऐसा है तो फिर दोनों रूट कॉमन है, क्योंकि ऐसा होने का मतलब है कि दोनों इक्वेशन सेम है। बस समझ लो कि ओरिजिनल इक्वेशन को कभी 2 से मल्टीप्लाई करा या 3 से मल्टीप्लाई करा तो दिखने में अलग अलग दिख रहा है, बट अगर हम उसको कॉमन लेकर फिर 0 से डिवाइड 0 अपॉन दैट क्वांटिटी कर दे, सपोज मैंने 2 कॉमन लिया और 0/2 कर दे, तो फिर से वही इक्वेशन आ जाएगा। तो एक्चुअली वो सेम ही इक्वेशन है, लेकिन हम ऐसा चेंज कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये देखने में अलग अलग कोएफिशिएंट दिख रहे हैं। तो दोनों रूट कॉमन होने का मतलब इक्वेशन सेम ही है, बट कोएफिशिएंट्स अलग अलग लिखे हो सकते हैं, सिंस वी कैन मल्टीप्लाई देम विथ अ पर्टिकुलर कांस्टेंट 2 से 3 से। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दोनों रूट कॉमन है, तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। नेक्स्ट देखो, एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी वो फिर से क्वाड्रेटिक में यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस वैसे होते हैं जिसमें आपको फैक्टर का यूज करना होता है। और ये जो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम है, ये क्वाड्रेटिक क्या किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए ट्रू रहेगा। तो देखो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, पहले फैक्टर थ्योरम। लेट y is equal to fx be a polynomial such that f of alpha is equal to 0, then x minus alpha will always be a factor for fx। बस ये सिंपल सा है फैक्टर थ्योरम। तो क्यों होगा ऐसा? लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू 0, देन x माइनस अल्फा विल ऑलवेज बी अ फैक्टर फॉर एफ एक्स। तो अगर ये सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है, देन x माइनस अल्फा विल ऑलवेज बी अ फैक्टर फॉर एफ एक्स। तो x माइनस अल्फा हमेशा एक फैक्टर होगा एफ एक्स के लिए। कैसे? तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सपोज ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये अगर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स क्या क्या हैं? 2, 3। क्यों? क्योंकि 2 को पुट करने से देखो 0 आता है, 4 माइनस 10 प्लस 6। 3 को भी पुट करने से 0 आता है, 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू 0, तो सपोज अल्फा इक्वल टू 2 है तो एफ2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे सिंस
एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हेंस x minus 2 will be a factor for fx. Hence x minus 2 will be a factor for fx. ये थ्योरम है इसका। क्या है कि let y equal to fx be a polynomial such that f alpha equal to 0. Then x minus alpha will always be a factor for fx. तो कैसे पता करोगे? तो अल्फा इक्वल टू 2 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस 2 हमेशा एक फैक्टर होगा, है ना? क्योंकि हम जब 2 पुट करेंगे ना तो ये 0 होता है, तो फैक्टर 0 होगा तो fx को 0 करेगा। आप ऐसा समझो ना कि जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और f2 0 हो रहा है, तो हम fx को लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू कोई दूसरा, मान लो qx, ऐसा पॉलिनोमियल। तो दिख रहा है ना कि वो fx इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू qx क्यों है? क्योंकि ये 2 पुट करने पे 0 होता है ना, इधर भी 0 है, तो x माइनस 2 इसको 0 करेगा। अब qx का वैल्यू कुछ भी हो तो f2 क्या आएगा? 0 आएगा। ये थ्योरम है। या आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे ना उस पॉलिनोमियल को, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसका कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वो x माइनस 2 फैक्टर इसलिए बनेगा क्योंकि वो 0 हो रहा है। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो f2 अगर 0 है तो x माइनस 2 फैक्टर दिखेगा। जैसे ये x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 6, तो माइनस 2 माइनस 3x प्लस 6 कैंसिल हो गया ना, सॉरी 3, है ना? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। दिख रहा है ये एक्स माइनस 2 फैक्टर। तो यहाँ पे जस्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा 2 पुट करने से 0 आ रहा है ये फंक्शन, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस 2 एक फैक्टर है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं कि अगर तुमने कोई वैल्यू पुट करा x का और वो फंक्शन 0 हो गया, वो पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इसका मतलब समझ जाओ कि x माइनस डैट इज अ फैक्टर। क्योंकि जब तुम इस फॉर्म में लिखोगे तो ऑब्वियसली इसको 2 पे ये qx का वैल्यू कुछ भी मिले, लेकिन ये 2 माइनस 2 0 होना है। अब एक्चुअल थ्योरम जो है ना वो फैक्टर थ्योरम नहीं है, ये तो मैंने आपको याद करने जैसा बताया कि अगर आपका एफ अल्फा 0 हो गया तो x माइनस अल्फा हमेशा एक फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। एक्चुअल थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम उसका सबसेट है। लेकिन अभी आपको याद करवाना था मुझे, तो ये मैंने बता दिया कि आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लो कि अल्फा पुट करने पे अगर 0 आ रहा है तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ही आसानी से आप फैक्टर थ्योरम भी समझोगे। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम देखो। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? if px लिखो, if px is a polynomial then the remainder when px is divided by, then the remainder when px is divided by x minus a is pa. If px is a polynomial then the remainder when px is divided by x minus a is pa. क्या है ये? नो ये px है और ये x माइनस ए है। अभी मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कुछ कोसेंट आएगा और फिर कुछ रिमाइंडर आएगा। नाउ px इज इक्वल टू
एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। नाउ व्हाट इज पी ए? नाउ पी ए इज इक्वल टू a minus a into cosent plus remainder. That implies PA is equal to remainder. देखो यही है रिमाइंडर थ्योरम। मैंने क्या बोला, px is a polynomial, then the remainder when px is divided by x minus a is pa। तो x minus a से px को डिवाइड करा, सपोज कुछ भी कोसेंट होगा, अब कोसेंट को qx ले लो, मान लो qx है, तो यहाँ पे हम qx भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख लो, है ना, कोसेंट को qx। तो जैसे ही हम px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे, तो व्हाट इज पी ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। सो पी ए इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो पी ए अगर रिमाइंडर है तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल देन द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज पी ए। मतलब अगर हमें रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर हमें निकालना और हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो बस पी ए निकाल लो। पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर दो तो हमें वो रिमाइंडर मिल जाएगा जो x माइनस ए से डिवाइड करने के बाद आना चाहिए। अब मैंने क्या बोला था कि फैक्टर थ्योरम का मैंने प्रूफ तो नहीं बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर अल्फा पुट करने से x की जगह अल्फा पुट करने से 0 आ जाता है, पी अल्फा 0 आ जाता है, तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर है पी एक्स का। अभी यहां से आप उसका प्रूफ भी समझ सकते हो। फैक्टर अगर हो गया मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो अब यहां पे सीधी सी बात है कि अगर मान लो मेरा पी ए 0 आ जाए, तो मैं बोल सकता हूं ना पी ए अगर 0 हो गया तो x माइनस ए फैक्टर है। क्यों? पी ए इज इक्वल टू एक्स माइनस, पी ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जब से मैं पी ए लिखूंगा तो पी ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मेरा ये रिमाइंडर 0 हो गया तो फिर पी ए जो ये पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट, मतलब एक्स माइनस ए फैक्टर हो गया ना। फैक्टर क्यों नहीं हो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगर रिमाइंडर को 0 कर दो तो फिर यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि फिर रिमाइंडर की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट पी ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट, वही वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 हो जाना। और इन जनरल ये होता है ना कि ये जो पी एक्स है इज एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये जनरल रूल है डिवीजन का। और अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो ये एक्स माइनस ए कंप्लीटली डिवाइड कर गया पी एक्स को, तो वो फिर क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो ये बात समझ में आया कि रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 होता है तो एक्स माइनस ए जिससे हम डिवाइड कर रहे हो वो फैक्टर हो गया। तो इसको लिख लो, फैक्टर थ्योरम is a subset of remainder theorem, है ना। Factor theorem is a subset of remainder theorem. Why? Since if remainder is equal to 0, then x minus a will be a factor for px। तो फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस। अभी एक्स माइनस से फैक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर को 0 कर देंगे तो एक्स माइनस से क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो ये पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल देन द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस इज पी ए, वो तो समझ गया, क्योंकि जैसे हम पी ए पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, तो रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, पी ए के। और अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 का मतलब हो गया कि पी ए 0 हो गया। तो पी ए 0 है तो वो पी अल्फा इक्वल टू 0 वाली बात हो गई ना। तो अगर हम रिमाइंडर को 0 कर दें, यहाँ से भी समझ सकते हो, तो पी ए 0 हो गया, तो पी ए 0 हो गया तो एक्स माइनस से फैक्टर बन गया, है ना। अगर मैंने रिमाइंडर को 0 कर दिया तो एक्स माइनस से फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि पी ए 0 हो गया। वही तो था ना फैक्टर थ्योरम में। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि रिमाइंडर 0 हो गया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस से क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम कोई नई चीज़ नहीं है, आपको बस ये लाइन समझ में आना चाहिए। आपने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करा, कुछ कोसेंट आया, कुछ रिमाइंडर आया, तो इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे कैसे,
दिस डिवाइजर इंटू कोसेंट, ये क्या होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये बात की रिमाइंडर थ्योरम में पी ए रिमाइंडर क्यों होता है, क्योंकि जब हम ए पुट करते हैं तो ये पार्ट जीरो हो जाता है, ए माइनस ए जीरो, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। अब रिमाइंडर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर जीरो होगा तो पी ए जीरो हो गया, तो एक्स माइनस ए फैक्टर बन गया, है ना, तो एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।